दोस्तों, इंसान अक्सर ये सोचता है कि साइंस और नॉलेज के दम पर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये यूनिवर्स अजीबोगरीब राज से भरा हुआ है जिन्हें सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी सॉल्व नहीं कर पाए। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट रिचर्ड की जिसका सपना था एक टाइम मशीन बनाना। उसका प्लान सिंपल था और डेयरिंग भी। अगर वो टाइम में ट्रैवल कर पाया तो फ्यूचर के लॉटरी नंबर्स, हॉर्स रेस के रिजल्ट्स और हर इवेंट पहले से प्रिडिक्ट करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन रिचर्ड को पता नहीं था कि एक ही टाइम ट्रेवल ट्रिप उसे एक ऐसे पैराडॉक्स के जाल में फंसा देगी जहां से निकलना इम्पॉसिबल होगा, चाहे कोई कितना भी होशियार क्यों न हो। रिचर्ड इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में अकेला नहीं था, उसका बेटा मैक्स भी उसके साथ था, लेकिन वो थोड़ा स्केप्टिकल था। दोनों चुपचाप एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अपने लैब में काम करते थे। उनका गोल था एक ऐसी मशीन बनाना जो उन्हें टाइम में आगे या पीछे भेज सके, ताकि वो एक ऐसे फ्यूचर का दरवाजा खोल सके जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। अपना प्रोजेक्ट सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने लैब के आसपास जानवर रखे हुए थे ताकि घर एक नॉर्मल फार्म जैसा लगे। कोई भी आदमी ये सोच नहीं सकता कि अंदर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कभी कभी रिचर्ड और मैक्स पास के छोटे से टाउन में जाते सप्लाईज लेने के लिए, पर उनका माउंटेन वाला काम दुनिया से बिल्कुल छुपा हुआ था। मैक्स अपने पिता की काफी मदद भी करता है, लेकिन अक्सर उनकी बहस होती रहती है। वो कहता है स्पेस और टाइम तो यूनिवर्स का फैब्रिक है, अगर हम इसमें ट्रैवल भी कर ले तो हम लोग ऐसे पैराडॉक्सेस में फंस सकते हैं जिसमें से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन रिचर्ड पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था, उसका जुनून हर डाउट से बड़ा था। आज भी हर दिन की तरह उसने मशीन दोबारा स्टार्ट की एक पोर्टल खोलने के लिए। मशीन से स्पार्क्स उड़ने लगे, हवा में एनर्जी क्रैकल कर रही थी, लेकिन फिर भी पोर्टल स्टेबलाइज नहीं हुआ। रिचर्ड बस देखते रह गया, एक और फेल एक्सपेरिमेंट का नतीजा। टाइम ट्रेवल का सीक्रेट इतना पास लग रहा था, फिर भी वो उसके हाथ से फिसलता रहा। कुछ देर बाद मैक्स ने देखा कि उनका एक पेट लैब के अंदर आ गया है। उसने उसे उठाया और बाहर जाकर वापस पिंजरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। उसने जब आसपास देखा तो उसे लगा कि उनके सारे जानवर थोड़े बीमार और कमजोर लग रहे हैं। वो तुरंत लैब के अंदर गया और रिचर्ड से कहा, डैड, मुझे लगता है एनिमल्स ठीक नहीं है, मैं टाउन जाकर उनके लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। ये कहकर उसने अपना स्कूटर निकाला और टाउन की तरफ निकल पड़ा, बिना ज्यादा ध्यान दिए कि उसके पिता उस वक्त लैब में क्या कर रहे थे। टाउन पहुंचकर मैक्स ने थोड़ा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के साथ बिताया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। रिचर्ड का कॉल था, पर इस बार कुछ अलग था। रिचर्ड का चेहरा पहले से ज्यादा डरा हुआ और टेंशन में लग रहा था। उसने तुरंत कहा, मैक्स, जल्दी लैब वापस आ जाओ और इस बार थोड़ा ज्यादा सामान लेकर आना। ये सुनकर मैक्स के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ने लगी। उसके मन में एक सवाल आया, डैड इतने घबराए हुए क्यों हैं? फिर भी उसने बात मानी। उसने अपना स्कूटर एक पेड़ के नीचे पार्क किया और आसपास के स्टोर से मेडिसिन, खाना और लैब के लिए जरूरी चीजें खरीदने लगा। जब तक वो सारा सामान इकट्ठा करता, काफी देर हो चुकी थी। जब वो फाइनली स्कूटर के पास वापस आया तो उसका दिल ठहर गया। किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया था। उसके अंदर गुस्सा और पैनिक दोनों भर गए। लैब पहाड़ी के ऊपर था, स्कूटर के बिना वो कैसे जाता? और अगर वो पुलिस कंप्लेंट करेगा तो इसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तभी एक औरत ने मैक्स को देखा जो क्लियरली परेशान लग रहा था। वो उसके पास आई और बोली, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर मरिया। मैक्स उसे पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उसके पिता रिचर्ड उसे जानते थे। मैक्स थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि रिचर्ड ने उससे कहा था कभी किसी अनजान आदमी को लैब के पास मत आने देना, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने मदद ले ली और डॉक्टर मरिया के कार में बैठ गया। दोनों मिलकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जब मैक्स फाइनली लैब के अंदर घुसा तो उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसने देखा रिचर्ड मशीन के सामने खड़ा है और कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो पोर्टल जो पहले कभी स्टेबल नहीं होता था, अब वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था। मैक्स धीरे से आगे बढ़ा और बोला, डैड, आप क्या कर रहे हो? यह पोर्टल कैसे ओपन हुआ और आप इतने घबराए हुए क्यों हो? पर उसके जवाब मिलने से पहले ही रिचर्ड ने उसे पकड़ा और सीधा पोर्टल में ढकेल दिया। जैसे ही रिचर्ड ने मैक्स को पोर्टल में ढकेला, मैक्स को चक्कर जैसा महसूस हुआ। उसके आसपास सब कुछ हिलने, मुड़ने और डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे रियलिटी खुद ग्लिच कर रही हो। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया और फिर सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सुबह हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा जैसे वो बेहोश हो गया था और रात वाले एक्सपेरिमेंट के बाद वो गिर गया होगा, पर तभी उसके कानों में एक पहचानी हुई आवाज आई, उसका स्कूटर।
वही स्कूटर जो कल मार्केट से चुरा लिया गया था। वो बाहर गया और देखा कि उसका स्कूटर वही खड़ा था और इंजन भी चालू है। मैक्स हैरान रह गया। तभी उसने देखा उसके पिता रिचर्ड सामने खड़े हैं, पूरी तरह शॉक में, आंखें फाड़ कर उसे देख रहे हैं। मैक्स, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? रिचर्ड ने हिचकिचाकर पूछा। मैं तो थोड़ी देर पहले तुम्हें मार्केट जाते हुए देखा था। मैक्स बिल्कुल हैरान हो गया। डैड, आपने कल मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आपने मुझे कल रात होटल में क्यों ढकेला? रिचर्ड ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाकर बोला, मैंने तुम्हें ढकेला ही नहीं। फिर जैसे ही उसने मैक्स को देखा, एक रियलाइजेशन उसके चेहरे पर आ गई। उसने मैक्स से कहा कि शांत रहो, मैं सब कुछ समझाता हूँ। फिर उसने शांति से सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने बताया कि जो मैक्स कल टाउन में गया था मेडिसिन लेने के लिए, वो एक अलग वर्जन था, एक दूसरा मैक्स। जो मैक्स अब उसके सामने खड़ा है वो फ्यूचर से आया हुआ मैक्स है, मतलब फ्यूचर वाला मैक्स। उसने टाइम मशीन के थ्रू ट्रेवल किया था और अगले दिन दोपहर में पहुंच गया। यानी अभी जो मैक्स रिचर्ड के साथ बात कर रहा था, उसका ओरिजिनल वर्जन अभी स्कूटर पे टाउन की तरफ जा रहा है, वो भी मेडिसिन लेने के लिए। मैक्स के लिए ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था, जैसे ये कोई जोक हो। पर रिचर्ड ने पेशेंटली समझाया कि नहीं बेटा, ये जोक नहीं है, मशीन सच में काम कर गई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। ये प्रूफ है आज रात तक वो मशीन कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन मैक्स अब भी शॉक में था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, डैड ने बिना बताए मुझे पोर्टल में क्यों भेजा? मैक्स ने कहा, मुझे प्रूफ चाहिए डैड, मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? मैं तो फ्यूचर से आया हूँ। उसने तुरंत रिचर्ड का फोन उठाया और अपने दूसरे वर्जन को वीडियो कॉल करने लगा, जो अभी टाउन में जा रहा था। लेकिन उसके कॉल करते ही रिचर्ड ने तुरंत वो फोन उसके हाथ से छीन लिया। रिचर्ड ने जल्दी से कॉल पिक की और बात बदल दी। मैक्स, तुम थोड़ा और सामान ले आना और थोड़ा देर से वापस आना। मैक्स ये सब देखकर समझने लगा कि रिचर्ड कुछ छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर होने लगा। रिचर्ड ने फ्यूचर वाले मैक्स को वीडियो कॉल पे देखा था और जानबूझकर उसे डिले किया ताकि टाइमलाइन डिस्टर्ब ना हो। अब मैक्स को समझ आया कि उसके पिता इतने नर्वस क्यों थे। रिचर्ड ने शांति से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसने कहा, जो मैक्स अभी टाउन में है वो रियल मैक्स है, तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन, और तुम जो मेरे साथ हो तुम फ्यूचर वाले मैक्स हो, यानी मैक्स नंबर 2। रिचर्ड ने बताया कि अब जब टाइम मशीन सही से काम कर रही है तो हम फ्यूचर को बार बार देख सकते हैं। लॉटरी नंबर्स, हॉर्स रेस के विनर्स या किसी भी इवेंट का रिजल्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैक्स का दिमाग घूम गया था। उसने कहा, पर डैड, अगर दो वर्जन एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या पैराडॉक्स नहीं होगा? क्या मुझे हमेशा छुपकर रहना पड़ेगा? रिचर्ड ने गहरी सांस ली और कहा कि शांत रहो, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने समझाया, पैराडॉक्स अवॉइड करने के लिए हमने हर स्टेप केयरफुली प्लान किया है। तुम फ्यूचर वाले मैक्स हो और तुम सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दिखोगे। ओरिजिनल मैक्स अपना दिन नॉर्मल तरीके से जिएगा। हम ख्याल रखेंगे कि कुछ भी ना बदले। रिचर्ड ने बताया, तुम ऑलरेडी ये दिन एक बार जी चुके हो, इसलिए टाइमलाइन सेफ रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने वीडियो कॉल पर कुछ नहीं बताया। अगर मैं बोल देता कि इस टाइमलाइन में एक और फ्यूचर मैक्स भी है तो तुम पैनिक कर जाते और सब कुछ बदल जाता। फिर उसने प्लान बताया, आज शाम तक सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे पहली बार हुआ था। जब शाम को मशीन फिर से स्टार्ट होगी मैं तुम्हें पोर्टल में वापस भेज दूंगा। जब तुम अंदर जाओगे मैं मशीन बंद कर दूंगा और टाइम लूप कंप्लीट हो जाएगा। रिचर्ड ने आगे बताया कि इसके बाद तुम इस टाइमलाइन में अकेले रहोगे और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। मैक्स ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है डैड, चलो मशीन को शाम तक रेडी करते हैं। उसने डिसाइड किया कि शाम होने से पहले मशीन को स्टार्ट करना जरूरी है ताकि टाइम लूप क्लोज हो जाए। फ्यूचर मैक्स ने कहा, ठीक है डैड, मैं मशीन रेडी रखता हूँ। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो टाउन जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा ताकि वो श्योर हो सके कि ओरिजिनल मैक्स अपना दिन नॉर्मल तरीके से जी रहा है। वो तुरंत पहाड़ी से नीचे टाउन की तरफ भागता है। रास्ते में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं पता लगाऊं कि कल किसने मेरा स्कूटर चुराया था। अगर मैं चोर को ढूंढ पाया तो टाइम लूप के बाद उसे पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन जब वो शॉप पे पहुंचा जहां पर उसने मेडिसिन ली थी तो चोर जब तक जा चुका था उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा। फिर उसने ओरिजिनल वाले मैक्स को देखा जो वही सब कर रहा था जो वो खुद पहले कर चुका था। फ्यूचर मैक्स ने तुरंत रिचर्ड को कॉल किया और सब कुछ बता दिया ताकि रिचर्ड सही समय पर मशीन को स्टार्ट कर सके। रिचर्ड ने कहा कि जैसे ये वर्जन लैब पहुंचेगा मैं उसे पोर्टल में भेज दूंगा। फ्यूचर मैक्स ने फिर डिसाइड किया कि वो अपने पास्ट वर्जन को फॉलो करेगा। वो आगे डॉक्टर मरिया के कार में छुपकर बैठ गया, वही कार जिसमें बैठ उसका पास्ट वर्जन लैब तक गया था। स्कूटर चोरी होने के बाद कार के अंदर उसने कुछ फाइल्स देखी
जिसे देख वो चौंक गया। उन फाइल्स में टाइम ट्रैवल से रिलेटेड रिसर्च थी और तो और उसमें रिचर्ड और मैक्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी लिखा हुआ था। ये देखकर उसे एक झटका लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद डॉक्टर मरिया उन्हें पहले से देख रही थी, जो किसी सीक्रेट मिशन पर है। इसी दौरान लैब के अंदर रिचर्ड ने अपने प्लान के मुताबिक करंट मैक्स को पोर्टल में पुश कर दिया, न गुस्से से बल्कि फ्यूचर मैक्स को हेल्प करने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि डॉक्टर मरिया सब कुछ विंडो के पीछे से देख रही है। पोर्टल बंद होने के बाद फ्यूचर मैक्स उसके पास गया और गुस्से में बोला, तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ कैसे पता? उसने मरिया के कार में वो फाइल्स देखी थी और अब वो जवाब चाहता है। डॉक्टर मरिया भी शॉक में थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ही वक्त में मैक्स के 2 वर्जन्स उसके सामने खड़े होंगे। वो इम्प्रेस भी हो चुकी थी। इतने छोटे लैब में पिता और बेटे ने मिलकर एक टाइम मशीन बना ली। यहाँ पर मैक्स और मरिया के बीच बात हो ही रही थी कि उन्होंने देखा कि दूर से एक आदमी स्कूटर चलाते हुए लैब की तरफ आ रहा है। रिचर्ड ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने मैक्स और मरिया से कहा, तुम दोनों कैबिन के अंदर छुप जाओ, और खुद एक शवल लेकर स्कूटर वाले की तरफ बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि किसी बाहर वाले को उनके सीक्रेट के बारे में पता चल गया होगा। कैबिन के अंदर मैक्स गुस्से से भर गया था। उसे लग रहा था कि डॉक्टर मरिया ने उनके प्रोजेक्ट का पूरा रस चुरा लिया है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक चीज समझ आ गई। अब पैराडॉक्स फाइनली रिजॉल्व हो चुका है। उसका पास्ट वर्जन ऑलरेडी पोर्टल में चला गया था और अब वो अकेला इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अब कोई डुप्लीकेट मैक्स इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, डॉक्टर मरिया असल में क्या कर रही थी, वो उनके रिसर्च के बारे में इतना सब कैसे जानती है और उसका असली मकसद क्या है। डॉक्टर मरिया भी सब कुछ समझ चुकी थी। उसने उनके टाइम ट्रैवल रिसर्च के बारे में सब कुछ जान लिया था। लेकिन मैक्स अभी कंफ्यूज्ड था। उसने मरिया से पूछा, तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? क्या तुम हमारा डेटा चुरा रही हो? मरिया ने शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ हेल्प करने आई थी। सब कुछ तुम अपने आप समझ जाओगे, लेकिन अभी मैं सब रिवील नहीं कर सकती। ये सुनकर मैक्स चिढ़ने लगा और वो गुस्से में बोल पड़ा कि तुम झूठ बोल रही हो। उनके बीच बहस चली रही थी कि तभी एक डरावनी चीख ने रात की खामोशी तोड़ दी। वो आवाज रिचर्ड की थी। उसके पिता दर्द से चिल्ला रहे थे। मैक्स तुरंत कैबिन से बाहर भागा। अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो चिल्लाता हुआ रिचर्ड को ढूंढने लगा, डैड आप कहाँ पर हो? अचानक किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया और मैक्स बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। दूर पहाड़ी के किनारे पर डॉक्टर मरिया खड़ी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिचर्ड को ऊपर से धक्का दिया हो। डॉक्टर मरिया ने उसे मार दिया। मैक्स के शरीर में गुस्सा और शौक दोनों एक साथ फूट पड़े। वो चिल्लाया, तुमने ये क्यों किया डॉक्टर मरिया? लेकिन तब उसे एक बात याद आई। टाइम मशीन अब भी चल रही थी। वो जानता था कि उसके पास अब भी एक मौका है पास्ट में जाकर अपने पिता की मौत को रोकने का। डॉक्टर मरिया के सामने चिल्लाने के बाद मैक्स सीधा लैब की तरफ दौड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं टाइम मशीन को दोबारा यूज करके डैड को बचा लूंगा। वो मशीन के पास पहुंचा और उसे एक्टिवेट कर दिया। एक तेज लाइट के साथ वो फिर से पास्ट में चला गया। उसी दिन की सुबह में जैसे उसे समझ आया कि यहाँ पर क्या हुआ, उसका दिमाग हिल गया। उसने सोचा, ये मेरा आज का दूसरा टाइम ट्रेवल है। इसका मतलब ये था कि अब एक ही दिन में मैक्स के 3 वर्जन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला मैक्स यानी ओरिजिनल वाला मैक्स जो अभी टाउन गया था जानवरों के लिए मेडिसिन लेने। दूसरा मैक्स यानी फ्यूचर मैक्स 2 जो पहले पास्ट में आ चुका था और सिचुएशन पर नजर रख रहा था। तीसरा मैक्स यानी मैक्स 3 जो डैड की मौत रोकने के लिए पास्ट में आया था। मैक्स 3 तुरंत रिचर्ड को ढूंढने निकल पड़ता है। जब रिचर्ड ने उसे देखा तो वो गुस्से से भर गया। तुम फिर आ गए। मैंने ये सोच लिया था कि ये लूप यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैक्स 3 ने गहरी सांस ली और सब कुछ समझाने लगा। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर मरिया ने उनके प्लान में इंटरफियर करके रिचर्ड को मार दिया और इसीलिए उसे फिर से टाइम ट्रैवल करना पड़ा ताकि वो दोनों जिंदा रहे और लूप का एंड हो जाए। रिचर्ड ध्यान से सुनता रहा और धीरे धीरे दोनों को एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ। शायद ये पूरी मुसीबत यानी सारे लूप्स खुद मैक्स की वजह से शुरू हुए। वो दोनों चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें सोच समझकर काम करना होगा। रिचर्ड ने कहा, अगर हम इस बार गलती कर गए तो हमेशा के लिए टाइम के जाल में फंस जाएंगे। मैक्स 3 ने सर हिलाकर कहा, इस बार सब कुछ खत्म करते हैं डैड। दोनों ने मिलकर एक फाइनल प्लान बनाना शुरू किया, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे सारे लूप्स बंद हो जाएंगे और सिर्फ एक ही मैक्स टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगा। मैक्स 3 ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उसे डॉक्टर मरिया से मिलना होगा। उसके बिना प्लान कंप्लीट नहीं हो सकता।
क्योंकि वो हर इवेंट से कनेक्टेड थी। वो मरिया के पास गया और बोला, मुझे पता है तुमने पहले क्या किया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मरिया पहले तो हेजिटेट करती है, पर मैक्स 3 ने उसे सब कुछ डिटेल में समझा दिया कि कैसे टाइम ट्रेवल ने सब कुछ बिगाड़ दिया, कैसे रिचर्ड मर गया और अब वो इस लूप में सब कुछ ठीक करने आया है। उसने अपनी डायरी निकाली और मरिया को बोला, मैं इसमें हर इम्पोर्टेंट डिटेल लिख रहा हूँ ताकि अगर मैं फ्यूचर में ना रहूँ तो तुम्हें ये सब याद रहे। मरिया ने डायरी ली और ध्यान से सब देखा, यानी फ्यूचर के इवेंट्स, रिचर्ड का प्लान और टाइम पोर्टल के एक्टिवेशन पॉइंट्स। अब उसे सब कुछ क्लियर हो गया था। वो रेडी थी हेल्प करने के लिए। मैक्स 3 ने कहा, अब तुम्हारा काम है सब श्योर करना कि मेरा पास्ट वर्जन यानी मैक्स 1 जब उसका स्कूटर चुरा कर ले जाए तो तुम उसे अपनी कार में लैब तक ले जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार हुआ था। उसके बाद मैक्स 3 एक पास वाले स्पॉट पर छुप गया ताकि वो देख सके कि स्कूटर चुराने वाला कौन है। वो घंटों तक देखता रहा लेकिन कोई चोर नहीं आया। तब उसके दिमाग में एक सोच आई, अगर कोई चोर यहाँ पर नहीं आया तो टाइम लूप कैसे कंप्लीट होगा। उसने डिसाइड किया और खुद से कहा, मैं ही वो स्कूटर ले जाता हूँ। उसने अपने ही ओरिजिनल वर्जन का स्कूटर चुरा लिया, यानी चोर कोई और नहीं बल्कि खुद मैक्स है। उस मोमेंट में सब कुछ क्लियर हो गया। पूरे दिन के सारे इवेंट्स अलग अलग मैक्स के वर्जन्स ने खुद परफॉर्म किए थे, सिर्फ अलग अलग वक्त पर। फिर सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होने लगा जैसे पहले हुआ था। डॉक्टर मरिया ने मैक्स 1 को अपनी कार में बिठा लिया और लैब की तरफ निकल पड़ी, जबकि मैक्स 2 उन दोनों का पीछा कर रहा था। जब डॉक्टर मरिया मैक्स 1 के साथ लैब पर पहुंची तो सब कुछ वैसे ही होने लगा जैसे पहले हुआ था। लैब के अंदर रिचर्ड ने अपना रोल पूरा किया। उसने मैक्स 1 को पोर्टल के अंदर ढकेल दिया ताकि टाइम लूप वैसा ही बना रहे। उसके बाद रिचर्ड बाहर आया और मैक्स 2 और डॉक्टर मरिया से बात करने लगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक स्कूटर लैब के बाहर रुका हुआ है और उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है। रिचर्ड ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने मैक्स 2 और डॉक्टर मरिया से कहा, तुम दोनों कैबिन के अंदर छुप जाओ, मैं देख कर आता हूँ कि ये शख्स कौन है। फिर रिचर्ड हाथ में शवल लेकर बाहर गया। उसे लगा कि बाहर का कोई आदमी उनके सीक्रेट के बारे में जान चुका है, लेकिन जब उसने देखा कि स्कूटर पर कौन है तो वो शॉक हो गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्स 3 था। मैक्स 3 ने तुरंत कहा, डैड घबराइए मत, ये मैं ही हूँ। मैं सब कुछ मॉनिटर कर रहा था ताकि टाइमलाइन सेफ रहे। उसने एक्सप्लेन किया कि उसी ने स्कूटर चुराया था ताकि पास्ट के इवेंट्स बिल्कुल सेम ऑर्डर में रिपीट हो। रिचर्ड ने सब समझा और दोनों मिलकर दीवार के पीछे छुप गए, एग्जैक्टली जैसा मैक्स 3 ने प्लान किया था। फिर मैक्स 3 ने रिचर्ड से कहा, अब अगला स्टेप है तुम्हें चीखना होगा, वो भी ऐसे जैसे कोई तुम्हें मार रहा हो। रिचर्ड ने गहरी सांस ली और जोर से चीख पड़ा, जिससे कैबिन के अंदर तक आवाज गूंज उठी। कैबिन के अंदर मैक्स 2 ने वो आवाज सुन ली और पैनिक में तुरंत बाहर आ गया। उसे ये लगा कि डॉक्टर मरिया ने रिचर्ड को मार दिया है, जैसे पहले लूप में हुआ था। रिचर्ड और मैक्स 3 ने पीछे से प्लान फॉलो किया था। रिचर्ड ने मैक्स 2 के पास जाकर उसके सर पर जोर से वार कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब मैक्स 2 बेहोश हो गया तो रिचर्ड, मैक्स 3 और डॉक्टर मरिया ने तुरंत अगला स्टेप स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक पुतला बनाया सूखी घास और कपड़ों से, जो दूर से देखने पर बिल्कुल रिचर्ड जैसा लगता था। वो तीनों मिलकर उसे रेडी करने लगे। उस पर रिचर्ड के कपड़े डाल दिए और रात के अंधेरे में उस पुतले को पहाड़ी के किनारे पर रख दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। कुछ देर बाद मैक्स 2 होश में आ गया। उसने देखा डॉक्टर मरिया हिल के किनारे खड़ी है। उसे लगा कि मरिया ने डैड को मार दिया है। वो शॉक में था और बिना सोचे समझे टाइम मशीन की तरफ दौड़ पड़ा। प्लान के हिसाब से यही होना था। अब मैक्स 2 फिर से पास में ट्रेवल करेगा ताकि लूप कंटिन्यू रहे। उधर रिचर्ड, मैक्स 3 और मरिया दीवार के पीछे छुपे हुए थे। वो लोग सब कुछ देख रहे थे। रिचर्ड ने धीरे से कहा कि वो पोर्टल में जा रहा है। मैक्स 3 ने रिचर्ड से कहा कि जैसे ही वो अंदर जाएगा मैं मशीन को बंद कर दूंगा और सब लूप्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जैसे ही मैक्स 2 ने पोर्टल में कदम रखा, मशीन ने एक जोर का वाइब्रेशन दिया, लाइट फ्लैश हुई और सब कुछ साइलेंट हो गया। रिचर्ड, मैक्स 3 और मरिया ने एक गहरी सांस ली। सब कुछ एंड हो गया था। टाइम लूप फाइनली कंप्लीट हो चुका था। अब सिर्फ एक ही मैक्स बचा है, यानी मैक्स 3। पर जैसे ही मैक्स 3 मशीन बंद करने जा रहा था, वहाँ पर एक ट्विस्ट हुआ। पोर्टल से एक और मैक्स बाहर आया, पूरी तरह थका हुआ, चेहरे पर गिल्ट और पछतावे के साथ। वो धीरे से बोला, डैड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ये टाइम मशीन बनानी ही नहीं चाहिए थी। सबके चेहरे फ्रीज हो गए। रिचर्ड और मरिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एक डरावनी सच्चाई समझ आई कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के बाद अब वो एक इन्फिनिट लूप में फंस गए हैं। चाहे जितनी भी बार वो उसे एंड करने की कोशिश करेंगे, लूप फिर से शुरू हो जाएगा। टाइम ने उन्हें अपने जाल में पूरी तरह से फंसा दिया है।
और इसी हॉन्टिंग रियलाइजेशन के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।